ड्यूलोंग पेटिट मेथड की बात करे थे अपन। एक तो बेटा सभी बच्चों को मेजर टेस्ट का सिलेबस मिल गया होगा, सिलेबस देख लिया होगा, देख लिया ना, ठीक है। तो बेटा आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। और बेटा देखो, हाँ नो डाउट सिलेबस ज़्यादा है, प्रॉब्लम आएगी आएगी, प्रेशर आएगा ही आएगा, लेकिन जो प्रेशर होता है बेटा थोड़ा सा, वही तो हमें हमारी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करवा देता है बेटा, ठीक है। वही बात है, बिना प्रेशर के तो नॉर्मली ज़िंदगी में हम कोई काम करते नहीं, पड़े रहते हैं। थोड़ा सा प्रेशर होता है कि मुझे अभी करना पड़ेगा, इतना सारा करना पड़ेगा, तब अपन और ज़्यादा करने का एफर्ट करते हैं, और ज़्यादा करने का एफर्ट करेंगे तो ही जितना करना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रॉब्लम आएगी नो डाउट है, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन हर कोई भी बड़ा काम होता है बिना प्रॉब्लम बिना प्रेशर के कभी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आएगी, प्रेशर आएगा, सब कुछ आएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपन को करना है तो करना है। टेस्ट का सिलेबस आपको मिल ही गया है, और ये चीज़ कब होती है, जब थोड़ा प्लानिंग के साथ हम काम कर पाते हैं तो होता है बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लो अदर स्कूल या कोचिंग्स में उनकी क्लासेज हो रही है, नो डाउट जानते समझते हैं इस बात को, उनको टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन वो अच्छे से अगर क्लास में अच्छे से अटेंड करके सेल्फ स्टडी के 4-5 घंटे भी निकाल सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। और जिन बच्चों की अदर जगह क्लासेज वगैरह नहीं होती है, वो बच्चे मान लो अपनी 6-7 घंटे की अपनी क्लास लेने के बाद पूरा दिन ऐसे निकाल देते हैं, उनके पास 15 आवर्स का टाइम तो बचता ही बचता है, कम से कम 15-16 घंटे, उसमें से वो 8 आवर्स सेल्फ स्टडी के श्योर निकाल सकते हैं अच्छे से, अगर मतलब थोड़ा सा बाउंडेंस के साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी के 7-8 आवर्स मिलते हैं, अदर जगह क्लासेस नहीं होती है, अदर कोचिंग या स्कूल में क्लासेस नहीं होती है, वो बच्चे कम से कम सेल्फ स्टडी के मिनिमम 8 आवर्स तो निकाला करो बेटा, और एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 आवर्स तो दिया ही करो। 13 मिनट यानी 30 मिनट टीचर की कॉपी को, और 1.5 आवर 1.5 घंटा क्वेश्चन बैंक को, किस में क्या बोला है, किस में क्या बोला है, क्लियर है। और जिस बच्चे की अदर जगह क्लासेज होती है वो 4 आवर्स तो कम से कम निकाल ही सकता है बेटा। 4 आवर्स अगर निकालेगा तो समथिंग एक सब्जेक्ट में आपके एवरेज आ जाएंगे बेटा 80 या 90 मिनट, 80 मिनट तो एवरेज इजीली आ जाएंगे, ठीक है। 80 मिनट में आपको क्या करना है, समथिंग सवा घंटे के आसपास, 15-20 मिनट में आपको टीचर की कॉपी रिवाइज कर देनी है, सर ने ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला, या फिर 15 मिनट नहीं लगे, चलो आपको आधा घंटा लगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। 30 मिनट में आप टीचर की कॉपी अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करके देख लोगे सर ने ये कैसे कराया। उसके बाद आपके पास जो 50 मिनट्स बचती है, उस 50 मिनट में डेली आप 20 क्वेश्चन भी अगर सोल्व कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। टाइम किसी के पास कम नहीं है, प्लानिंग नहीं है, बस ये ध्यान रखना। कमी टाइम की नहीं है बेटा, कमी है खाली प्लानिंग की। बात समझ में आई क्या। जो लोग सक्सेस होते हैं, हाँ कई सारी क्लासेस अटेंड करना सब कुछ होता है, लेकिन जो सक्सेस होते हैं उनके पास भी 24 आवर्स ही है, बस फर्क क्या होता है, खाली प्लानिंग का, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मान लो पूरे वीक अपन काम करते हैं, लेकिन संडे को अपना आधा दिन ऐसे निकल जाता है, जब तक मुंह धोते तब तक तो खाने का टाइम हो जाता है दोपहर में, होता है नहीं होता। और वही चीज अपन बेटा वर्किंग डे में काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, तो जब तक वही बात है, संडे को जब तक अपन उठते हैं 10-11 बजे, तब तक तो अपन आधे दिन का काम कंप्लीट करके आ जाते हैं, होता है नहीं होता। डिफरेंस क्या है, खाली प्लानिंग का। वर्किंग डे में हमें टेंशन होती है कि मुझे ये करना है, इतनी बजे ये करना है, 6 बजे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ये करना है, इतनी से इतनी बजे ये करना है, तो कई सारे काम हम कंप्लीट कर देते हैं जब तक उठते हैं तब तक, अदर डेज में संडे के कंपैरिजन में, क्लियर है बेटा। लेकिन संडे को अपना आधा दिन तो ऐसे निकल जाता है सोचने में, क्या पता नहीं मुंह धोए नहीं धोए हाथ, ब्रश करे नहीं करे हाथ, ठीक है, चाय तो पी लेते हैं, ये वो सोचते सोचते आधा दिन निकाल देते हैं। सारा डिफरेंस है ही किसका है, प्लानिंग का है बेटा, ठीक है। तो टाइम कम है, टाइम ये है, टाइम वो है, हाँ बाकी चीजों के लिए टाइम कम हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन अपने लिए वही बात है, अपना जो मेन वर्क होता है, मेन ड्यूटी होती है, उसके लिए कभी टाइम कम नहीं होता। हमें चाहे बाकी कितने ही काम हो, बाकी कोई काम स्किप कर सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते टाइम कम है तो क्लास नहीं ले सकते। अरे सीधी सी बात है, यही काम नहीं करेंगे तो फायदा क्या हो, बचे हुए टाइम का फायदा ही क्या है फिर, समझ में आ रहा है क्या। टाइम सबके पास कमी होता है, आज की दुनिया में सब बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो अपन को डिपेंड करता है प्रायोरिटी मेरी क्या है, प्लानिंग क्या है, जितना टाइम है उसको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा सिस्टमेटिक स्टडी करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आ गया, जितना टाइम है उसमें अगर जी जान से पूरी एफिशिएंसी से काम कर लिया तो आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है बेटा। तो बस आपके पास अगर 8-9 आवर्स मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करो, एक सब्जेक्ट को एवरेज कम से कम 1.5-2 घंटे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं, एक सब्जेक्ट को एवरेज बेटा
कम से कम आप 80 मिनट तो दे ही सकते हो इजीली। 80 मिनट में 20-30 मिनट्स में टीचर की कॉपी पढ़ के उसके बाद 50-60 मिनट में आप क्वेश्चन बैंक डेली सोल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक सोल्व करने की आदत बनाओ बच्चों, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तरह रटाफिकेशन की थ्योरी नहीं चाप के आनी है, क्वेश्चन सोल्व करके आना है। 4 ऑप्शन देख के कौन सा हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये पता चलेगा जब प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होगी। अरे कोई स्पोर्ट्समैन है, खाली ऐसा है कि पूरे दिन बाकी 5 दिन सोए रहते हैं, मैच वाले दिन ही वो खेलते हैं, बीच का जो 4 दिन का गैप आता है उसमें प्रैक्टिस करते नहीं करते? उनको खेलना नहीं आता क्या? कि सामने बोला कि स्ट्रेट में कैसे खेलना, ऑन साइड में कैसे खेलना, ऑफ साइड में कैसे खेलना, उनको खेलना नहीं आता क्या? लेकिन क्या होता है, खाली प्रैक्टिस की वजह से कि बॉडी रनिंग में रहती है, बॉल आती है वहां पे मैन जिस दिन मैच होगा उस दिन सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी बॉल आई है तो उसको कैसे खेलूं। बॉडी अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन देगी, अपने आप शॉट लगेगा। समझ में आ गया? बस यही है बेटा, आप पे भी यही डिपेंड करता है। सेम केस हमारा है, एग्जाम हॉल में हमें बैठकर सोचने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा बावड़े की तरह 10 मिनट तक क्वेश्चन लेके बैठा रहता है, बस वो प्रैक्टिस वाला ही है। टीचर सभी को पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। क्लास में अच्छे समझना, घर जाके उसे अप्लाई करना, और घर जाके अच्छे से अप्लाई करोगे, डाउट्स आएंगे टीचर से डिस्कस करोगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, मेन एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, अपने आप पेन चलने लग जाएगा। इसमें ये बोला, ये पूछा, ये मैं कर चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन इसमें ये करना, बात खत्म। तुम्हें रास्ता पता है, आंख बंद करके तुम चले जाओगे। समझ में आ रहा है? वरना इधर उधर मुंह फाड़ते हम रहते हैं ना, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन में भी यही होता है, कैसे कराएंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे करना चाहिए, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं करी अपन ने। समझ में आ रहा है? तो साथ साथ थोड़ा प्लानिंग के साथ किया करो, मेरे पास कितना टाइम है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट में कितना टाइम दे सकता हूँ, इतना देना तो इतना देना है, इसमें इतना टाइम फिक्स कॉपी को देना मुझे, और इतने टाइम में डेली मुझे इसके क्वेश्चन जहाँ तक मुझे करवा दिया इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। समझ में आ गया? तो मेजर में काफी सिलेबस आएगा, लेकिन आप तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ओवरऑल इसका सेशन के लास्ट में आपको फायदा ही मिलेगा बेटा, कि जब तक अपना मार्च तक सिलेबस होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 तो अपन मेजर करवा लेंगे माइनर के साथ साथ, कंप्लीट मेजर जहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक जितना होता जाएगा। तो फर्स्ट मेजर में मान लो आपका 25-30% सिलेबस है वो आ रहा है, अगले मेजर में समथिंग 40-50% वो आ जाएगा, उससे अगले मेजर में 60-70% आ जाएगा, अगले मेजर में फिर मान लो 80-90% आ जाएगा, लास्ट मेजर में मार्च वाले में 100% आ जाएगा। उससे अपन को पता चल जाएगा कंप्लीट सिलेबस को कैसे मुझे कंबाइन करना है। कंप्लीट सिलेबस बार बार जितनी बार रिविजन करोगे वो 5-10% आपकी बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा प्लानिंग के साथ काम किया करो, और क्वेश्चन बैंक सोल्व किया करो बेटा, ध्यान रखना, और डेली टीचर से डाउट पूछा करो। कॉपी में, क्वेश्चन बैंक में आज या कल मैंने जो पढ़ा था उसमें क्या डाउट है, क्लास के बाद टीचर से डिस्कस कर लो, सर ये कैसे हुआ। क्लास में कोई दिक्कत नहीं, टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। होता भी है कि एक बच्चा मान लो सभी बच्चों का टाइम वेस्ट करता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्लास के बाद पूछ लिया करो टीचर से, सर ये कैसे हुआ। क्लास के बाद तुम्हारा पर्सनल टाइम है, तुम टीचर से डिस्कस कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें कितना टाइम चाहिए सर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सर मुझे इतना टाइम चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं आती, नहीं आती तो पूछनी है, सीधी सी बात है, नहीं आती नहीं आती। समझ में आ गया? डाउट पूछने में कोई शर्म या डर नहीं होना चाहिए बेटा, पूछ लिया करो। डाउट पूछोगे, टीचर रूम पे जाके नहीं पूछ सकता कि तुम्हारे क्या डाउट है क्या, तुम्हें ही कम से कम इतना तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। टीचर आपको जरूर बताएंगे। सभी के कॉमन डाउट है तो क्लास में बता देंगे, एक दो बच्चे के डाउट है तो अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि सभी का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन पूछा करो, थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ो, और टेस्ट के लिए जी जान लगा दो, ठीक है। प्लानिंग के साथ काम करोगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, पेपर जरूर अच्छा होगा, ओवरऑल स्कोर अपने आप अच्छा आएगा। सारा रोल प्रैक्टिस का ही है बेटा, परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, सुना है ना। प्रैक्टिस इस तरीके से करो, हर चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मुझे इतने घंटे पढ़ना, इतने ये करना, वो करना, बस काम खत्म, उसको अप्लाई कर दो फिर। लेकिन बिना प्लानिंग के करोगे तो किसी दिन 1 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 5 घंटे, तो कोई फायदा नहीं बेटा। किसी दिन तुमने क्वेश्चन बैंक सोल्व किया ही नहीं, किसी दिन कॉपी नहीं पढ़ी, किसी दिन कुछ नहीं किया। चार्ट बना लो, इतनी इतनी तो ये सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ना, फटाफट टीचर की कॉपी कंप्लीट करो, फिर देखो मुझे इसमें मुझे कहाँ से कहाँ तक करवा दिया, कौन सी एक्सरसाइज मेरी बच गई सोल्व करना बाकी है, उसको सोल्व करो। डाउट्स आए कल ही टीचर से डिस्कस करो। चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर को डाउट को 15-20 दिन लेके बैठे रहोगे, 15-20 दिन बाद तो आप यही भूल जाओगे कि मेरे डाउट क्या था। अरे आपको मैं कोई बात, तो आप हमारे दिमाग में कोई बात आती है, अपन को लगता है घर वालों से शेयर करनी चाहिए, तो उसको 1 महीने लेके बैठे रहेंगे क्या? 1 महीने बाद तो आधी तो बात ही भूल जाएंगे कौन सी बात थी। हाथों हाथ पूछते नहीं पूछते कि ये कैसे होता है, बात खत्म। समझ में आ गया? डाउट्स का भी यही है, आज या कल जो आपने पढ़ा 1-2 दिन में उसके डाउट्स है, हाथों हाथ क्लास का टीचर से टाइम ले लो कि सर ये कैसे हो, बात खत्म, 2 मिनट लगेगी, आपके माइंड में जो डाउट था वो क्लियर हो गया, आगे का चैप्टर स्मूथली समझ में आ जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये कैसे हो, वो कन्फ्यूजन होते होते टीचर लास्ट में क्वेश्चन बैंक तो सोल्व करवाएगा,
लेकिन वो खाली रिवीजन का तरीका होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं साथ साथ ही कि मैंने कल एक्सरसाइज सोल्व करी थी, इसमें मेरे 5 डाउट है सर, ये कैसे होंगे। बस लास्ट में जो टीचर क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाता है वो रिवीजन का तरीका होता है, बेटा इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। चलो मेरा कोई डाउट नहीं था, किसी और बच्चे का था, इसमें सर ने बता दिया ऐसे नहीं बेटा ऐसे करना, मेरा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया, सर ने कहा ऐसा बोले तो ये करना, बात खत्म। तो ये पूरे चैप्टर की समरी टाइप से होता है, लास्ट में क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना। तो भाई डाउट्स क्लियर होते हैं साथ साथ ही, आपको इसलिए बोला जाता है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा, ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज सोल्व कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। क्यों बोला जाता है? इसीलिए तो बोला जाता है। तुम्हें चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन बैंक क्यों बंटवाया जाता है? अगर ऐसा होता चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन बैंक बंटवाते और फिर बोलते सोल्व कर लेना, सोल्व कर लो तो बता देना, डिस्कस कर लेंगे, होता नहीं होता। लेकिन चैप्टर के साथ ही 1-2 दिन में क्वेश्चन बैंक क्यों बंटवाते हैं? साथ साथ सोल्व करो, डाउट डिस्कस करते जाओ। डेली 2-2, 4-4 डाउट डिस्कस करोगे, 15-20 दिन में पता ही नहीं चलेगा पूरा चैप्टर मैंने कब सोल्व कर लिया और कब मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। समझ में आ गया? यस और नो? प्लानिंग के साथ काम किया करो बेटा। और मेजर टेस्ट में 27 तारीख तक तुम्हारा टाइम है, कोई चीज़ कैसे भी पूछो, कितनी बड़ी पूछो, बस ये टेस्ट में मुझे वही बात है, कहाँ की कौन ही चाहिए, ये हो गया वो हो गया, टेस्ट में मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। 27 तक तुम्हें जो भी दिक्कत हो तुम डिस्कस कर सकते हो, सर मेरे ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली आगे मुझसे मिल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जो भी हो उसका हर चीज़ में तुम्हारे साथ है। 28 तारीख को मुझे टेस्ट में परफॉर्मेंस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। उससे पहले तुम्हें दिक्कत है, कोई चैप्टर 10 बार पूछो, कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी टीचर से तुम जो कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल है कैरियर के लिए हर चीज़ करेंगे। 27 तक तुम्हारा टाइम, 28 को मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस चाहिए। बस ये जिद बना लो मेरे 60% नीचे बनना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए कम से कम 60। उसके बाद 70-80% की दुनिया अपन देखेंगे। जो बच्चा पहले से 70-80 बना चुका है वो कम से कम टारगेट ऐसा लेके चलो जिसको अचीव करने में मजा भी आए। समझ में आ गया? पहले जितना स्कोर आप अचीव कर चुके हो उससे 10% ज़्यादा का गोल सेट करके चलो, या मुझे और आगे बढ़ना है तो इससे 10% ज़्यादा बना के दिखाऊं। समझ में आ गया? जितना मैं एक बार टच कर चुका हूँ उससे नीचे तो मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? थोड़ी प्लानिंग के साथ पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना बेटा, जी जान लगा दो, कोई डाउट से साथ साथ डिस्कस कर लिया करो बेटा, और थोड़ी प्लानिंग के साथ काम किया करो। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर डिलोंग पेटिट मेथड की अपन बात कर रहे थे ना बेटा, इसमें अपने बात की डिलोंग पेटिट मेथड में क्या होता है, कैसे होता है। तो अपने फॉर्मूला लिखा था एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसके बेटा 2 पॉइंट लिखो, इसके बारे में मैंने कहा था 2 पॉइंट लिखाऊंगा। लिखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लिखो द रिक्वायर्ड हीट, the required heat for increasing the required heat for increasing 1 degree Celsius, the required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin the required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram substance, 1 gram substance is called specific heat, is called specific heat, is called specific heat। क्लियर है? इसके लिखो बेटा यूनिट, इसके पास में लिख लो यूनिट कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम, ये इसकी यूनिट है। कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम, लिख लिए? देखो बच्चों अपन ने क्या कहा, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर ये वर्ड बोला बेटा, देखो स्पेसिफिक हीट, इस बात को समझना बच्चों, जब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 3 टाइप की हीट हमारे पास आएगी। एक आएगी बेटा हीट कैपेसिटी, एक आएगी मोलर हीट कैपेसिटी, एक आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? तीनों का डिफरेंस क्या होता है समझना। हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, अरे इंक्रीज करना है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस तो 1 का ही आएगा। क्लियर है? तो क्या कहा, किसी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, सीधी सी बात है किसी सबस्टांस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है तो उसे हीट देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यही बात हमने बोली है, क्या किसी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो तो उसकी
हीट कैपेसिटी हो गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर उस सबस्टांस को टोटल सबस्टांस के लिए बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी बोल देंगे। अगर टोटल सबस्टांस ना लेके अगर 1 मोल अमाउंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि 1 मोल सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है बेटा? और अगर 1 ग्राम सबस्टांस के रेस्पेक्ट में बात करें तो बोल देंगे उसे स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, चैप्टर में पूरे सिलेबस में कई जगह काम आएगा। जहां पर स्पेसिफिक वर्ड लग जाए दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, पर ग्राम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। आपको याद है बच्चों, हमने लिखा था चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, याद है ना? चार्ज किसी पार्टिकल का चार्ज है Q, m ग्राम, पार्टिकल का मास m ग्राम है तो चार्ज हो गया Q, 1 ग्राम का चार्ज होगा Q बाई m। अरे Q बाई m, इसी को तो अपने बोला था स्पेसिफिक चार्ज। यस और नो? 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में आ गया नहीं आ गया? कई क्वेश्चन में बेटा एक वर्ड आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, पर ग्राम मास का जो वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो जनरली ये जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, समझ जाना बेटा किसकी बात कर रहा है, 1 ग्राम अमाउंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है बच्चों। क्लियर है? आप देख भी सकते हो कैलोरी पर केल्विन, पर केल्विन के लिए रिक्वायर्ड कितनी कैलोरी है बेटा। क्लियर है? और साथ में पर ग्राम अमाउंट के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर आपको याद अपने क्या लिखा था, अपने जो फॉर्मूला लिखा है कि एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। यस और नो? ये वैल्यू एग्जैक्ट होती है अप्रोक्स होती है? अप्रोक्स होती है बेटा, ध्यान रखना। तो देखो आपको इसमें क्वेश्चन गलती कैसे करवाएगा, इस मेथड से हमारे पास जो एटॉमिक वेट आता है वो आता है अप्रोक्स वाला आता है। क्लियर है बेटा? यहाँ जो एटॉमिक वेट के नीचे अपने लिखा भी था अप्रोक्स, याद है ना? अरे लिखा था ना अप्रोक्स। इस मेथड से हमारे पास जो एटॉमिक वेट आता है वो कौन सा आता है बच्चों, अप्रोक्स वाला आता है। और जो एग्जैक्ट आपको पूछेगा बेटा एग्जैक्ट वाला, ठीक, एक्चुअल कितना होगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों। किससे करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से। कैसे, किसी एलिमेंट का आपको बच्चों इक्विवेलेंट वेट दिया जाए, x आपको पता है तो e और x को मल्टीप्लाई करके उसका mw आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो ध्यान रखना इसमें गलती का चांस कहाँ है, इस मेथड से आपके पास आएगा वो अप्रोक्स वाला होगा। और एग्जैक्ट कैसे निकालना है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, एक पॉइंट लिखो, लिखो बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड approx atomic weight is obtained, by this method approx atomic weight is obtained। इस मेथड से हमारे पास अप्रोक्स वाला आएगा, by this method approx atomic weight is obtained, by this method approx atomic weight is obtained and the exact atomic weight and the exact atomic weight of metal is calculated by, and the exact atomic weight of metal is calculated by equivalent weight, exact atomic weight of metal is calculated by equivalent weight, कैपिटल ई की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बेटा? इस मेथड में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, इससे हमारे पास अप्रोक्स वाला आएगा, एग्जैक्ट वाला कैसे बताना है, इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से करेंगे। क्लियर है? अपन जैसे कहा रेफरेंस के लिए एक एक क्वेश्चन जरूर हम डिस्कस करके देखेंगे, कैसे कैसे हमें पूछ सकता है, कैसे करेगा। लिखो बेटा, लिखो, लिखो स्पेसिफिक हीट इज 0.11 कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज 0.11 कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम and equivalent weight is 18.61 and equivalent weight is 18.61 for a metal, for a metal, for a metal, then calculate the exact atomic weight of metal।
देन कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। लिख लिया बेटा, लिख लिया क्या? देखो बच्चों कैसे करना। सबसे पहले बात करें, हमें स्पेसिफिक हीट दी गई है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक हीट देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, कि अपना जो एटॉमिक वेट होता है बेटा, अपन क्या करते हैं कि एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 6.4 अपॉन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। यस और नो होता है बेटा। तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट हमारे कितना गिवन हमें 0.11। इसको अगर हम सोल्व करें बेटा, तो इसको 64 अपॉन 1.1 बना सकते हैं ना। अरे इजी बनाने के लिए बेटा एक डेसिमल देखो, इसका डेसिमल कैंसिल आउट करोगे तो 64 और ये 1.1 हो जाएगा। क्लियर है? और इसको सोल्व करने पर बच्चों ये हमारे पास आता है समथिंग, मान लो अरे 1 से डिवाइड करते 64 ही आता, 1 पॉइंट समथिंग है तो 64 से थोड़ा कम आएगा। इसको सोल्व करने पर लमसम आता है ये 58.11 मान रहा हूं, सपोज करो बेटा, ठीक है। लेकिन ये मेरा आंसर है क्या? नो बच्चों, हमें पता है इससे हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो तो कौन सा होता है, अप्रोक्स वाला होता है। तो ये अपना कौन सा आ गया, अप्रोक्स वाला है, जो मेरा आंसर नहीं है। क्लियर है? मुझे कौन सा चाहिए, एग्जैक्ट वाला चाहिए। बच्चा कहेगा सर एग्जैक्ट वाला कैसे करना है, तो मैंने तरीका भी आपको लिखा दिया, इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से हमारे पास एग्जैक्ट वाला आएगा। क्लियर है? तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, मुझे पता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन एक्स। क्लियर है बेटा? यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, x इक्वल टू मैं लिखूं एम डब्ल्यू अपॉन ई। क्लियर है? तो यहां से x इक्वल टू मैं बात करूं, देखो एम डब्ल्यू मेरे पास कितना है बच्चों, 58.11 अपॉन ई कितना दे रखा है 18.61। और हमें पता है बेटा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, अरे 54 आता नहीं आता, आता है बेटा 54 पॉइंट समथिंग आया बेटा। इसका थोड़ा ज्यादा है, समथिंग कितना आएगा 3 आएगा। बच्चा कहेगा सर 3 कैसे ले लिया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। x क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नंबर कभी फ्रैक्शनल में एक्सचेंज होता है क्या, नो बच्चों। तो ध्यान रखना x क्या लेना बेटा, स्पीशीज के लिए इंटीजर में ही लेते हैं अपन, जो नियरेस्ट वैल्यू वाली इंटीजर वैल्यू होती है वो अपन इंटीजर में वैल्यू यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में मुझे इक्विवेलेंट वेट मुझे गिवन है, x मेरे पास आ गया, तो वापस ये कॉन्सेप्ट में लगाऊं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है एम डब्ल्यू अपॉन एक्स। मुझे कैलकुलेट क्या करना था बच्चों, एम डब्ल्यू कैलकुलेट करना था, तो क्या लिखूंगा ई मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर है? तो यहां से एम डब्ल्यू की अगर हम बात करें बच्चों, इक्विवेलेंट वेट मुझे कितना दे रखा है 18.61, x कितना आ गया 3, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा समथिंग 55.3 मैं मान रहा हूं बेटा, समथिंग इतना आएगा। और ये जो मेरे पास आया वो कौन सा है बच्चों, एग्जैक्ट आया है, ये मेरा आंसर है। बच्चा कहेगा, बच्चे के दिमाग में देखो कंफ्यूजन कहाँ आए, बच्चा क्या कहेगा, समझना इस चीज को कि सर आपने इक्विवेलेंट वेट लगाया है एम डब्ल्यू अपॉन एक्स से, एक्स की वैल्यू पुट की है, इक्विवेलेंट वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारे पास एम डब्ल्यू आया, इसको आपने बोला है एग्जैक्ट। क्लियर है? लेकिन सर ये एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स है। लेकिन x हमारे पास जो आया है वो यहां से हमारे पास आया है एम डब्ल्यू अपॉन ई करके, ई तो गिवन था लेकिन इस एम डब्ल्यू की हेल्प से आया है। ये एम डब्ल्यू कहां से आया है, जो इस मेथड का कॉन्सेप्ट होता है वहां से हमारे पास आया है। तो सर एम डब्ल्यू अगर ये अप्रोक्स है, तो इससे जो x आया है उसी x को यूज करके वापस जो एम डब्ल्यू आएगा वो एग्जैक्ट कैसे हुआ। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है कि सर इस x की हेल्प से आपने जो MW कैलकुलेट किया, आप कह रहे हो कि ये एग्जैक्ट है, तो ये x तो क्या खुद इस MW से आया, पहले वाले MW से, पहले वाला MW तो क्या है अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स वाले MW से जो x आया उसी x का यूज करते हुए जो MW आएगा वो एग्जैक्ट कैसे हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, MW होता है बच्चों, हमें पता ही है मोलर मास, एटम का मास या फिर मॉलिक्यूल का मास, और हमें पता है मास कैलकुलेट करने में ये अपना एटम होता है, उसमें हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं। यस और नो? मास कैलकुलेट करने में ओनली एंड ओनली किसका यूज करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। यस और नो? और एक्स कैलकुलेट करने में ओनली एंड ओनली किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? इसका मतलब एलिमेंट वही है तो उसका मास चाहे अप्रोक्स हो चाहे एग्जैक्ट हो, उसका एक्स पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हम बात करते हैं बच्चों, जैसे क्लोरीन की मैं बात करूं बेटा, ये देखो थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं, Cl35
Cl37। क्लोरीन के हमें पता है दो आइसोटोप होते हैं, Cl35 और Cl37। इसका मास 35 है, इसका मास 37 है, लेकिन एलिमेंट अगर फिक्स है क्लोरीन तो दोनों में इलेक्ट्रॉन तो कितने बेटा 17 और 17 है। यस और नो? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर चार्ज भी क्या आता है -1 आता है, इस पर भी क्या आएगा -1। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया? मास में किसका रोल होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। एक्स है बच्चों वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स डिसाइड किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हमें पता है एलिमेंट वही है तो उसका मास चाहे 35 हो चाहे 37 हो, उसके एक्स पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अपन क्लोरीन की बात करें उसका वैलेंसी फैक्टर क्या लेते हैं? 1 ही लेते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हमें पता है तीनों के लिए चार्ज क्या होता है +1 +1 +1 ही लेते हैं। मास जरूर तीनों का डिफरेंट होता है, 1h1 1h2 1h3, याद है ना? मास डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो एलिमेंट वही है, उसका मास डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन मास डिफरेंट होने के बाद भी उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास डिसाइड होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और चार्ज डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो हमें पता है बच्चों मास के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल है ही नहीं, तो मास चेंज होने पर उसका एक्सचेंज होगा क्या? समझ में आ गया? यस और नो? तो ये ध्यान रखना, उसका एटॉमिक वेट चाहे अप्रोक्स हो चाहे एग्जैक्ट हो, एलिमेंट वही है। मेटल चेंज कर देता तो मान देते एक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन मेटल वही है तो उसका एक्स क्या रहेगा? वही रहेगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? और ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको लिखाया है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कैलकुलेटेड बाय इक्विवेलेंट वेट, बच्चे को पता होना चाहिए कि सर ने कहा था इक्विवेलेंट वेट से एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट होता है mw/x। mw क्या होगा? ex। e मुझे दे रखा है, मुझे x बताना है। क्लियर है? x कहां से लेके आ सकता हूं? e मुझे दे रखा है, अगर मेरे पास इसका mw आ जाए, चाहे अप्रोक्स हो चाहे एग्जैक्ट हो, mw आ जाए तो mw और e की हेल्प से x आ सकता है मेरे पास। और mw कहां से आ जाएगा? अगर मुझे स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो इससे मेरे पास mw आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, चाहे अप्रोक्स हो चाहे एग्जैक्ट हो। समझ में आ गया? तो कैसे बेटा देखो लिंक आपस में लिंकअप करना है, कैसे आपस में कड़ी से कड़ी जोड़ना है। समझ में आ गया? इससे ये आ सकता है, इससे ये आ सकता है, तो यहां से मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूं। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, छाप दो। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो इसमें कैसे गलती करवाएगा आपको, ये जैसे क्वेश्चन आपने लिखा है पहला ऑप्शन यही दे देगा, लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस मेथड से मेरे पास आएगा वो कौन सा आएगा? अप्रोक्स वाला आएगा। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्ट वाला पूछा है, तो एग्जैक्ट वाला मुझे इस वजह से घूम फिर के ऐसे करना पड़ा। क्लियर है? फिर ध्यान रखना, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट वगैरह कुछ भी नहीं देगा, बस इतना बोल दिया कि किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट ये है, उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली स्पेसिफिक हीट तक ही करना है, तो इससे मेरे पास जो आएगा वही मेरा आंसर है। क्लियर है? लेकिन साथ में उसका इक्विवेलेंट वेट ये है वो है, अगर एग्जैक्ट नहीं भी बोला, साथ में अगर इक्विवेलेंट वेट बोल दिया तो मुझे पता चल गया इक्विवेलेंट वेट साथ में दे रखा है, तो इससे मैं एग्जैक्ट वाला कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरा आंसर ये होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करो।
चलिए बच्चों, चलो बेटा ये अपने बात की ड्यूलोंग पेटिट मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे हमें पूछ सकता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 लिखो, वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड लिख लिए बच्चों। देखो एक बात तो हमें ध्यान है, मैंने क्या कहा था, हर मेथड के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वो किसके लिए अप्लाई होती है, क्लियर है। इसके लिए ध्यान रखना बेटा, ये मेथड किसके लिए अप्लाई होगी, मेटल क्लोराइड्स के लिए अप्लाई होती है बच्चों। किसके लिए अप्लाई होती है, मेटल क्लोराइड्स के लिए। लिखो बेटा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मेटल क्लोराइड्स, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मेटल क्लोराइड्स, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मेटल क्लोराइड्स। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मेटल क्लोराइड्स। लिख लिए बच्चों। देखो मेटल क्लोराइड्स मैंने क्या कहा था, जैसे केमिस्ट्री कुछ टर्म्स होती है बेटा, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्राइड, मेटल क्लोराइड, मतलब समझते हो ना। मेटल ऑक्साइड कि कोई मेटल है, उससे कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। मेटल हाइड्राइड, उस मेटल से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। मेटल क्लोराइड मतलब यहाँ मेटल से कौन जुड़ा होगा, क्लोरीन जुड़ा होगा। सिंपल सी बात, मेटल कोई सी भी हो सकती है, उससे कौन ऐड होगा बेटा, क्लोरीन ऐड होगा, क्लियर है। उससे पहले देखो बेटा क्या होता है, कैसे होता है, उससे पहले बात करते हैं। ये जो नाम आया है वेपर डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, समझना बच्चों इस चीज को। वेपर डेंसिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे समझना कि वेपर डेंसिटी, इसके लिए शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं बेटा वीडी, क्लियर है। वेपर डेंसिटी क्या करते हैं, किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है बेटा। कैसे, जैसे मैं क्या लिखूं, डेंसिटी ऑफ गैस, कोई सी भी गैस हो सकती है, अपॉन मैं लिख रहा हूं बच्चों डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा कि कोई गैस है उसकी डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी, क्लियर है। अब देखो बेटा, वेपर डेंसिटी का एक फेमस फॉर्मूला होता है जो कई चैप्टर्स में कई जगह यूज होगा बेटा। कैसे होता है समझना इस चीज को। डेंसिटी को देखो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको ध्यान रख बेटा, अपनी एक इक्वेशन होती है क्या, पीवी इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, एनआरटी, यस और नो, क्लियर है। अपनी इक्वेशन को देखो बच्चों, हम डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझना इस चीज को। हमें पता है बेटा मोल क्या होता है, डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू, यस और नो, अरे होता नहीं होता। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, पीवी इक्वल टू मोल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, मल्टीप्लाई में आगे क्या बच गया, आर इंटू टी, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, यहां से हम बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे, अगर v को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या बच गया, डब्ल्यू आर टी अपॉन क्या हो गया, v मल्टीप्लाई बाई एम डब्ल्यू, यस और नो, क्लियर है बेटा। और W अपॉन डी जो V जो हमने लिखा है बच्चों, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, T। अरे डेंसिटी क्या होती है, हमें पता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यस और नो, क्लियर है। तो W अपॉन V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, D। तो यहां से क्या लिखेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी आर टी अपॉन क्या हो गया, एम डब्ल्यू, क्लियर है। और D इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, D इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई एम डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, आर टी। एम डब्ल्यू को P से मल्टीप्लाई कर दिया, आर टी इसके अपॉन में आ गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब बच्चों देखो, ये जो डेंसिटी है उसको अपन ने मॉडिफाइड कर लिया। तो देखो गैस के लिए ये डेंसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, कर सकते नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, समझना अच्छे से, डेंसिटी ऑफ गैस की जगह क्या लिखूंगा, P मल्टीप्लाई बाई एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। ये तो किसके लिए, जिस गैस की बात कर रहा है उसके लिए। अपॉन में क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन के लिए भी अपन सेम यही लिखेंगे, पी एम डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, आर टी। ये किसके लिए हो गया बेटा, हाइड्रोजन के लिए हो गया, क्लियर है। ठीक है, और हमें पता दोनों गैस का कंपैरिजन करेंगे तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। तो टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो प्रेशर से प्रेशर गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर, आर से आर गया, क्लियर है। तो यहां से अपने पास क्या बच गया बेटा, ऊपर एम डब्ल्यू
किसका, गैस का, और अपॉन में mw बच गया, ये किसका, हाइड्रोजन का। और हमें पता है गैस कौन सी हमें नहीं पता, अगर गैस का आइडिया होता तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता बच्चों, इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का हमें पता होता नहीं होता, ये तो फिक्स है बेटा। हाइड्रोजन का mw कितना होता है, अरे कितना होता है, 2 होता है बेटा, सीधी सी बात है, 2 ग्राम, यस और नो, क्लियर है। बस तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, mw इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, वेपर डेंसिटी, समझ में आ गया, यस और नो। ये आपका क्या है बेटा, मोलिकुलर वेट है, ये क्या है, मोलिकुलर वेट है, ये मोलिकुलर वेट है, ये क्या है बच्चों, वेपर डेंसिटी है, ये है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट को कैसे कंपेयर किया जाता है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, कई चैप्टर में ये काम आएगा बच्चों, ध्यान रखना। समझ में आ गया, यस और नो, आप दो डाउट, आप दो। चलिए, चलिए क्या, एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखना, क्या कि वेपर डेंसिटी को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बेटा, गैसेस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा गैस की डेंसिटी अपॉन है हाइड्रोजन की डेंसिटी, तो गैस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते नहीं करते, गैस के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके ही उसे डिराइव किया गया। क्लियर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। क्यों, हमें पता ऊपर भी mw अपॉन में mw, ग्राम पर मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई यूनिट बचेगी क्या,
नहीं, सिर्फ डाटा बचेगा, इसका कितना इसका कितना, समझ में आ गया। यूनिटलेस टर्म है। एक और ध्यान रखना, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कैसे? अरे वेपर डेंसिटी का यूज किस लिए किया गया है? किसी गैस के मोलिकुलर वेट को हाइड्रोजन के मोलिकुलर वेट से कंपेयर करके, यस और नो, यानी इससे रिलेट करके बेटा, तो ये क्या है? रिलेटिव टर्म भी है। क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो इसके नीचे, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर गैसेस, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर गैसेस, vapor density is defined for gases, vapor density is defined for gases, लिख लिए? एक और लिख लो, वेपर डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी is an unitless, vapor density is an unitless and relative term, vapor density is an unitless and relative term, is an unitless and relative term, लिख लिए? ठीक है, चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ये तो वेपर डेंसिटी इसमें नाम आया मेन हेडिंग में, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे के दिमाग में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? देखो बेटा कैसे करना, अब बात करते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्या है। अपन ने कहा था ये किसके लिए अप्लाई होता है? मेटल क्लोराइड्स के लिए अप्लाई होता है, यस और नो? मेटल क्लोराइड बोला है बेटा, अब समझना अच्छे से, मेटल क्लोराइड बोला है यानी कोई मेटल होगा और उससे कौन जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा होगा बेटा, ऐड होगा। क्लियर है? लेकिन हर मेटल से, सभी मेटल से क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम इक्वल नंबर में ऐड हो कोई जरूरी है क्या? नहीं बच्चों, डिपेंड करेगा कौन सी मेटल है, यस और नो। ठीक है बेटा, कैसे? अगर मैं ये लिखूं जैसे सोडियम, अगर मैं ये लिखूं मैग्नीशियम, अगर मैं ये लिखूं बेटा एल्यूमिनियम, तो ये बताओ सभी से ऐड होने वाले क्लोरीन का नंबर इक्वल होगा क्या? नहीं। बच्चा कहेगा सर कैसे पता चलेगा? डिपेंड करेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उस पर मेटल पर कितना चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही क्लोरीन एटम रिक्वायर्ड होंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो देखो बेटा 1 क्लोरीन एटम पर चार्ज कितना होता है? -1। सोडियम पर कितना होता है? +1। तो +1 को बैलेंस करने के लिए कितना माइनस चाहिए? -1। तो एक क्लोरीन एटम सफिशिएंट है, तो हम सीधा लिखते हैं NaCl, यस और नो? Mg पर चार्ज कितना होता है बच्चों? +2। तो एक क्लोरीन से तो -1 आएगा, +2 को बैलेंस करने के लिए माइनस कितना चाहिए? अरे 2 ही माइनस चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे? MgCl2, 2 क्लोरीन एटम होने चाहिए, यस और नो? एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है बेटा? +3। तो +3 को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए? 3 क्लोरीन चाहिए बेटा, सीधी सी बात। एक क्लोरीन पर -1, तो 3 पर हमें पता है -3 होगा, तो अपन लिख देते हैं AlCl3। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर हमें ये पता हो कौन सी मेटल है, तब हम आइडिया लगा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कि इसका चार्ज ये होता है, इसको बैलेंस करने के लिए इतने क्लोरीन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमें नहीं पता हो बच्चों मेटल कौन सी है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं उसका चार्ज क्या होगा? नो बेटा, लेकिन इतना श्योर है मेटल क्लोराइड बोला है तो उस मेटल से कौन ऐड है? क्लोरीन ऐड है, और हमें पता है उसकी चार्ज और वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमें पता है क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, यस और नो? क्लियर है? तो मेटल क्लोराइड अपना कौन सा है? मैं बोल रहा हूं MClX। मैंने क्यों बोला MClX, समझ में आ गया? क्लियर है? मेटल क्लोराइड मतलब MCl तो है ही है, उसके चार्ज और वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसमें क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अपन कितना मान रहे हैं अपनी तरफ से कि क्लोरीन के X एटम है, सपोज करो बेटा। क्लियर है? यानी मेटल क्लोराइड मैंने MClX मान के अब मैं अपन आगे फॉर्मूला डेराइव करेंगे बच्चों। ओके, कैसे करेंगे बेटा? पॉइंट लिखो, एक लिखो, इफ ए मेटल क्लोराइड इज MClX, if a metal chloride is MClX, बोर्ड पे लिखा है if a metal chloride is MClX, if a metal chloride is MClX and atomic weight of metal and atomic weight of metal is capital M, atomic weight of metal is capital M, atomic weight of metal is capital M, then the molecular weight of metal chloride, then the molecular weight of metal chloride
then the molecular weight of metal chloride, then the molecular weight of metal chloride, एरो लगा के छोड़ दो, एरो लगा के छोड़ दो। देखो कैसे करना बेटा, देखो बच्चों अपने क्या कहा, अपना मेटल क्लोराइड कौन सा है, MClX, क्लियर है। मेटल क्लोराइड कौन सा है, MClX, क्लियर है। ये तो अपना मेटल क्लोराइड हो गया। इसके रेस्पेक्ट में बात करें बच्चों, अब हमें पता है इस पूरे मेटल क्लोराइड का अगर मुझे MW चाहिए, MW किसका है, ये मेटल क्लोराइड का है। हमें पता है बच्चों एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, एक एक चीज अपने डिस्कस कर रखी है। एटॉमिक वेट यानी एटम का वेट, मोलिकुलर वेट उस मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं सभी के वेट का सम, यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है, देखो बच्चों इसका मतलब ये जो मेटल क्लोराइड है इसके पूरे मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, इस मेटल का वेट प्लस क्लोरीन का वेट, यस और नो, क्लियर है। मेटल कौन सी थी, अगर मेटल का पता होता तो अपन बता ही देते इसका एटॉमिक वेट ये है, लेकिन मेटल कौन सी हमें पता है क्या, नहीं, लेकिन अपन ने फिक्स कर लिया कि इस मेटल का एटॉमिक वेट अपन ने कितना मान लिया है, M, क्लियर है। यानी मेटल क्लोराइड में क्या होगा, M का वेट प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, 35.5, यस और नो। तो ये मेटल क्लोराइड का मोलिकुलर वेट होगा या नहीं होगा, इनटू एक्स। हमें पता है क्लोरीन का 1 एटम होता है तो 1 करते हैं, 2 होता है तो 2 करते हैं बेटा, बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा, क्लियर है। अब जो हमने पढ़ा है बच्चों देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आपको याद है बेटा हमने लिखा था कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, यस और नो, क्लियर है। एक हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, MW अपॉन एक्स होता है, यस और नो। मेटल का एटॉमिक वेट हमने क्या माना है, M ही माना है, तो M अपॉन एक्स, क्लियर है। यहां से अगर हम बात करें कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाई एक्स, कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस और नो। बस यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, कैसे कि मेटल क्लोराइड का जो मोलिकुलर वेट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी यानी VD कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। M की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E मल्टीप्लाई बाई एक्स, यस और नो, क्लियर है। आगे क्या है बच्चों, 35.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यस और नो, क्लियर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी इक्वल टू, अगर अपन x को कॉमन ले ले तो इधर क्या हो जाएगा, E प्लस 35.5, यस और नो, क्लियर है। और अगर मुझे x कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, E प्लस 35.5। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, यस और नो। बस इसका बेटा मेटल क्लोराइड के जितने क्वेश्चन डिपेंड है सारे x की वैल्यू पर ही डिपेंड है। अगर आपके पास x आ जाएगा तो इसमें जो भी पूछेगा सबकी वैल्यू आ जाएगी। आपको वेपर डेंसिटी, इक्विवेलेंट वेट ये सब कुछ दिए जाएंगे, बस बच्चे को पता होना चाहिए मुझे x कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है। x आपके पास आ गया, उसके अकॉर्डिंग बाकी जो भी क्वेश्चन में पूछेगा मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा, सब कुछ हमारे पास आ सकता है। ओके ठीक है बेटा, नोट करो। लिख
चलिए बेटा, चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस पर कैसे पूछेगा। लिखो लिखो द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड बेटा डाउट डाउट डायरेक्ट लिख दिया कर, कितनी बार बोला तुझे, रुको, रोकने की बजाय इतने में डाउट आ जाए, फटाफट बोल। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड, 10 मिनट तो रुकूं क्या? कल क्लास के बाद पूछ लेना, इतना टाइम लगे तो। लिखो बेटा द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड इज 79। द वेपर डेंसिटी, सर इस मेथड से ऑक्साइड जैसे का भी फाइंड कर सकते हैं, फिर क्लोराइड का क्यों बोला? बेटा देखो मैंने क्या कहा, ऑक्साइड का भी कर सकते हैं, मेनली हमें क्या करेगा, मेटल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में ही देगा बच्चों, ठीक है। ऑक्साइड का करेगा तो क्या 35.5 करते हैं क्या? नो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले क्या करते हैं, इसकी मेटल के क्लोरीन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करके आगे पहले मेटल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में ही ये देगा, क्योंकि मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में कुछ ज्यादा अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बनाए जाते बेटा, ठीक है। लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी क्लोरीन के साथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो क्लोरीन के साथ तो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल्स। ध्यान रखना, बनाने में तो किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन जिस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल करते हैं उसी के लिए लिखा है वेपर डेंसिटी मेथड ऑफ मेटल क्लोराइड, तो मेटल क्लोराइड ही हमें देगा बच्चों ये, ठीक है। लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड, vapor density of a metal chloride is 79, vapor density of a metal chloride is 79 and equivalent weight of metal is 4. Vapor density of a metal chloride is 79 and equivalent weight of metal is 4. Then calculate the formula of metal chloride. Then calculate the formula of metal chloride. Then calculate the formula of metal chloride and atomic weight of metal. Calculate the formula of metal chloride and atomic weight of metal. लिख लिया बेटा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या करना, सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने क्या कहा था, मेटल क्लोराइड वेपर डेंसिटी, ये नाम आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में अपना एक्स वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करो बेटा, एक्स का आइडिया लगा लो। क्लियर है, सब कुछ हमें पता चल जाएगा कैसे कि एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी बोला है, अपॉन में क्या करेंगे E + 35.5, यस और नो, ठीक है बेटा। यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, देखो वैल्यू पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी कितनी है 79, अपॉन ई कितना दे रखा है हमें 4 + 35.5, तो कितना हो जाएगा बेटा 158, अपॉन कितना हो जाएगा 39.5। तो इसे अगर हम करें बेटा डिवाइड करें, कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम। क्लियर है, इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो हमें पता मेटल क्लोराइड बोला है तो इसको अपन MClX बोलते हैं, यस और नो। क्लियर है, तो यहां से बात करें बच्चों तो मेटल क्लोराइड अपना क्या हो जाएगा MCl4, यस और नो। क्लियर है बेटा, ये तो मेरा पहला आंसर आ गया, मेटल क्लोराइड कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर है, इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो जब मेरे पास इक्विवेलेंट वेट मुझे दे रखा है तो मेटल का एटॉमिक वेट आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। कैसे कि एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या करूंगा E × X। क्लियर है, ठीक है। मेटल क्लोराइड अपना MCl4 आ गया, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा M का +4 और 4Cl-, यस और नो। मेटल का चार्ज कितना है बेटा +4, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है, तो यहां से बात करें बच्चों देखो तो क्या करेंगे, मेटल का एटॉमिक वेट अपने पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू भी कितनी है 4, तो अपने पास कितना आ जाएगा 16। बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा, नोट करो बिल्कुल MCl4, ठीक है। तो बेटा ये अपने बात की अपनी फोर्थ मेथड की, बेटा 4 मेथड हुई ना। नंबर 5 वाले ग्राम डिफ्यूजन लो,
नंबर 6 वाली आइसोटोपिक मेथड, और नंबर 7 वाली अपन डिस्कस करेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन से थ्रू मॉलिक्यूलर वेट कैसे कंप्लीट करना है। कल इसकी सभी मेथड्स कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से तक बेटा सोल्व करके और डाउट्स को डिस्कस कर लेना साथ साथ, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।